वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। मैं जो आज क्वेश्चन नंबर 21 है, थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, फुल वेव ये फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, जी कोड 21 क्वेश्चन नंबर आपको सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपको एक दिन पहले हमारे जेनिक लैब ऐप में मिल जाएगी क्विज सेक्शन में। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको वहां वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। पर डे 6 से 7 सब्जेक्ट का अपलोड होते हैं। उससे आपका रिवीजन को पता चलेगा कितना रिवाइज, मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, किस पोर्शन में आपका वीक है, किस पोर्शन आपका अच्छा है, वो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट डे हमारे यूट्यूब चैनल में, जो जेनिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, उस पर ये क्वेश्चन जो है 9:30 बजे रात में प्रीमियर होता है। आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। क्लियर है, पावर ट्रेनिंग सेक्शन में आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है, पहले पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन को देखा जाए क्या लिखा हुआ है। ए थ्री फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर, थ्री फेज है फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर है विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हुआ है, उसमें क्या लगा हुआ है, फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा हुआ है। इज फेड फ्रॉम 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया हुआ है आपका, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दिया हुआ है। ऑफ कोर्स ये थ्री फेज क्या होगा, ये थ्री फेज लाइन आरएमएस वैल्यू है। आपको क्या है, थ्री फेज लाइन आरएमएस वैल्यू, लाइन आरएमएस वैल्यू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स एंड इज ऑपरेटिंग एट ए फायरिंग एंगल ऑफ 60। आपका फायरिंग एंगल क्या दिया हुआ, अल्फा जो वैल्यू दिया हुआ वो 60 डिग्री दिया हुआ है आपको। क्लियर है यहाँ पे, तो क्या फाइंड करना है। और ये देखिए आगे क्या दिखा हुआ, द लोड करंट इज एज्यूम कांस्टेंट एट 10 एम्पियर। आपको लोड करंट भी, एनोड भी आपको दिया हुआ है, एज्यूम आपको माना गया है कि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कंटिन्यूअस एंड रिपेल फ्री। नो रिपेल, कोई रिपेल नहीं होगा, डायरेक्ट कंटिन्यूअस है, एकदम कंटिन्यूअस। ये डायरेक्ट कंटिन्यूअस होगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे तो ये आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका लोड करंट ड्यू टू हाईली इंडक्टिव लोड। मतलब यहाँ पे हाईली इंडक्टिव लोड भी दिया हुआ है यहाँ, तो तभी तो पॉसिबल है ना, हाईली इंडक्टिव लोड है तभी तो ये पॉसिबल है। करंट जो होता है वो कांस्टेंट और रिपेल फ्री रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर IDF फाइंड करना है आपको। IDF इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर एंड द इनपुट पावर फैक्टर IPF फाइंड करना है आपको ऑफ द कन्वर्टर विल बी। कन्वर्टर का इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर फाइंड करना है एंड पावर फैक्टर भी फाइंड करना है आपको। तो मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से बताऊंगा। नॉर्मली आपको देखिएगा मैं पावर बैलेंस इक्वेशन यूज करके भी बनाऊंगा एक क्वेश्चन, और एक फॉर्मूला बेसिस जो होता है आपको ध्यान में होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर भी देता है पावर फैक्टर। दो इसमें पावर फैक्टर मैं दो मेथड से यहां निकाल करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको बस ध्यान से देखना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे छोड़ दे बीच से ही। ठीक है, दोनों मेथड को देखना है आपको। दो मेथड से मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, और इसमें आपको प्रॉपरली बस देखना है कैसे इसको सॉल्व करें, ताकि एग्जाम में आया तो आपको ध्यान में रहे, कोई मेथड आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं पहले इसको। पहले तो इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है, इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर IDF, दिस इज नथिंग बट कॉस अल्फा होता है। फॉर्मूला यही होता है ना, कॉस अल्फा, इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर इक्वल टू कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा, अल्फा वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5। आपको एक वैल्यू पता चल गया, तो इससे यह पता चल गया कि C एंड D, A एंड B तो गलत है, क्योंकि 0.867 दिया हुआ एंड 0.5 0.5, C एंड D दोनों में से ऑप्शंस में कोई भी करेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हमको पावर फैक्टर निकालना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है, cos अल्फा इक्वल टू cos 60 इक्वल टू 0.5 हो जाएगा, cos 60 इक्वल टू 0.5। ठीक है यहाँ पे, तो ये आपको क्लियर है। अब यहाँ बताइए फायरिंग एंगल क्या दिया हुआ, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री फायरिंग एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आपका यहाँ बताइए क्या होगा अगर हम ड्रॉ करते हैं। याद कीजिए, मैं पिछले क्लास में बताया था आपको, पिछले क्लास में अच्छे से बताया था कि सोर्स करंट कैसे ड्रॉ करेंगे। सोर्स करंट का अगर हम वेवफॉर्म बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे बनते थे और ये आपका ऐसे बनता है। सोर्स करंट का याद कीजिए, ध्यान में होगा तो आपको याद होगा, तो ऐसे बनाए होंगे 30 प्लस अल्फा से लेकर के 150 प्लस अल्फा तक जाता, और यहां से 210 प्लस अल्फा से लेकर के 330 प्लस अल्फा, यही तो था ना। इसमें T1 एंड T4 ये आपका सोर्स का करंट था। ठीक है, T1 T4 ये आपका सोर्स करंट था, आपका T1 T4 ऐसे बना था ना। तो क्योंकि अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस कंडक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस कंडक्शन है। और दूसरी बात है, आप बताइए यहाँ पे नॉर्मल क्या बात है आपका, अगर फायरिंग एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है तो क्या फ्री व्हीलिंग डायोड का यहाँ पे यूज है, बताइए। यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड का यहाँ पे कोई यूज है, बताइए।
क्योंकि अगर 3 फेज फुल्ली कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर है, अगर उसका अल्फा वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल और उससे लेस रहता है, अल्फा वैल्यू क्या, रिपीट कर रहा हूं मैं, अल्फा वैल्यू अगर 60 डिग्री और उससे लेस होता है तो करंट जो वोल्टेज है वो कभी भी नेगेटिव साइड नहीं जाता है। नेगेटिव जो पोर्शन आउटपुट वोल्टेज हम ड्रॉ करते हैं तो वो नेगेटिव साइड नहीं जा पाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? ये आपका ऐसे ही तक मैक्सिमम 60 तक ऐसे आता है, आपका इस टाइप का बनता है कि नहीं, याद कीजिए आप लोग, इस टाइप का फॉर्म बनता है, नेगेटिव साइड नहीं जाता है। तो बताइए, तो फ्रीव्हीलिंग डायोड का क्या यूज है? यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है फ्रीव्हीलिंग डायोड का। यहाँ पे अगर वोल्टेज यहाँ पे अगर नेगेटिव हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पे कोई यूज नहीं है फ्रीव्हीलिंग डायोड का। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि फ्रीव्हीलिंग डायोड अगर यहाँ पे, हाँ अगर यहाँ पे अल्फा वैल्यू अगर 60 से ग्रेटर होता है, सपोज 65 डिग्री 70 डिग्री से बड़ा होता, तो वहां पे फ्रीव्हीलिंग डायोड जो है नेगेटिव जो पोर्शन है उसको नेगेटिव पोर्शन नहीं आकर के क्या होता है, यहाँ पे अगर ऐसे कुछ बनता था ना, अगर ग्रेटर देन होता तो ऐसे कुछ बनता, वेवफॉर्म ऐसे कुछ बनता। तो यहाँ पे अगर फ्रीव्हीलिंग डायोड अगर लगा हुआ है तो वो नेगेटिव नहीं होकर के उसका वैल्यू 0 हो जाता, शॉर्ट सर्किट होने के कारण। शॉर्ट सर्किट कर देता सब आउटपुट को क्या करता, शॉर्ट सर्किट कर देता कौन, आपका डायोड। तो यहाँ पे क्या हो जाता, आउटपुट वोल्टेज जो है 0 हो जाता है, ये 0 वोल्ट। तो ये आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड का यहाँ पे इफेक्ट है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो अल्फा दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे फ्रीव्हीलिंग डायोड का कोई मतलब नहीं बनता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पे ये होगा कि ये 30 प्लस अल्फा से लेकर 150 प्लस अल्फा में यहाँ पे आपका कंडक्ट करेगा, 120 डिग्री इसका कंडक्शन टाइम होगा T1 का, उसी तरह सिमिलरली 120 डिग्री इसका कंडक्शन टाइम होगा। ठीक है? तो अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखे, फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन जो होता है इसका सप्लाई का, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका याद होगा आपको, अगर 3 फेज फुल रेक्टिफायर क्या होता है, IS इक्वल टू IS ऑफ T इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1/3 ऑड से इंफिनिटी तक। ठीक है? 4I0 बाय n पाई साइन n पाई बाय 3, और इसको क्या लिखते हैं, साइन n ओमेगा टी माइनस n अल्फा। ये तो होता है ना, साइन n ओमेगा टी माइनस n अल्फा। ये आपका होता है इसका फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन। तो आपको ध्यान में रखना होगा थोड़ा फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन, 4I0 बाय n पाई साइन n पाई बाय 3 साइन n ओमेगा टी माइनस n अल्फा। क्लियर है यहाँ पे? तो ये आपको क्लियर है। I0 का वैल्यू भी यहाँ पर 10 एम्पियर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। I0 का वैल्यू यहाँ पर 10 एम्पियर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो IST जो यहाँ पे है आपको n इक्वल टू 1/3 यहाँ पे ये आपका लिख दिया मैंने। क्लियर है? ये क्यों लिखा आपको पता चल जाएगा अभी। आपको क्या पता चल गया, आपको ये पता है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पता है। मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी पावर फैक्टर निकालेंगे हम लोग। मैं इस पोर्शन को रब कर दे रहा हूं। ठीक है? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको क्लियर हो गया अच्छा तरीके से। ठीक है? तो देखिए यहां पे, अब यहां पे एक फॉर्मूला आपको आता है। फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला जो आता है आपका, करंट जो डिस्टॉर्शन फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, IS1 RMS डिवाइड बाय IS RMS। ये होता है ना, एक ही होता है CDF। ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। और पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर इनटू करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हमको पता है क्या है, 0.5। अगर हम करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर निकाल लेते हैं तो आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है, IS1, मतलब यहां पे ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल का आपका आरएमएस वैल्यू चाहिए, फंडामेंटल का आरएमएस वैल्यू। ठीक है, करंट का। इसलिए मैं यहां पे लिखा हूं, ये आपका 1 हार्मोनिक 1/3 5th हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पे थर्ड हार्मोनिक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्चुअली क्या है, ट्रिपल हार्मोनिक्स इसमें एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 यहां पुट करते हैं, n के जगह पे 3 पुट करेंगे तो देखिए साइन पाई मिलेगा, और साइन पाई क्या होता है 0। तो यहाँ पे ट्रिपलेन हार्मोनिक्स जो है एब्सेंट होगा। तो एक्चुअली में ये n इक्वल टू नथिंग बट n इक्वल टू 6k + -1 होना चाहिए। ये फॉर्म होना चाहिए, और k का वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 पुट कर सकते हैं आप। यहाँ पे समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक्स भी, मतलब यहाँ पे ट्रिपलेन हार्मोनिक जो थर्ड के मल्टीपल में आते हैं 3 के, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका ट्रिपलेन हार्मोनिक्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका इसका जनरली लिखेंगे तो n इक्वल टू 6k + -1 हो जाएगा। तो बताइए इसका अगर फंडामेंटल अगर बात करें, आरएमएस वैल्यू IS1 का आरएमएस वैल्यू चाहिए हमको। तो यही तो आपका है, क्या है, 4I0 बाय n पाई
n पाई हो गया, n का आरएमएस है तो यहाँ पे फंडामेंटल तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 और यहाँ पे साइन पाई बाई 3, बस यही हो गया, डिवाइड बाय √2 क्योंकि ये पिक वैल्यू है, ये क्या है आपका पिक वैल्यू है और उसको आरएमएस में करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा √2 से, इसलिए √2 से डिवाइड कर दिया, तो ये IS1 RMS है, ठीक है। अब हमको चाहिए पूरे IS RMS, तो बताइए मैंने यहां पे बताया था इसका ये आपको इसी का आपको पूरे का मतलब यहां फंडामेंटल नहीं, पूरे का आपको यहां पे IS का RMS वैल्यू चाहिए यहाँ पे जो सोर्स करंट है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो RMS वैल्यू निकालने आपको तरीका बताया था मैंने आपको, ये सिमेट्रिक है, आपको जब स्क्वायर करेंगे तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा तो 0 से पाई तक एग्जिस्ट करेगा, 0 से पाई तक इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, क्योंकि अगर स्क्वायरिंग, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 1/1/t टाइम पीरियड 0 से t IS का स्क्वायर इंटू टी, यही तो होता है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा नेगेटिव वाला, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अब पाई हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड 5 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका मैंने आपको बताया था कि इसका RMS वैल्यू क्या आ रहा था, I0 इंटू √2/3, ये आपका आ रहा था। क्लियर है, मैं प्रीवियस क्लास में, अगर आपको ध्यान में नहीं होगा तो मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, निकाल कर इसको प्रॉपर्ली बताया था, आप प्रीवियस सेक्शंस देख सकते हैं जिसमें जी को 20 क्वेश्चन में 20 गया होगा, उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे चलिए अगर हम निकालते हैं करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है, करंट CDF जो है आपका IS1 RMS, तो इसको क्या कीजिए 4I0/पाई √2 साइन पाई/3, पाई/3 का क्या होता है, पाई/3 बताइए क्या होता है, √3/2 ही होता है, ठीक है। और यहां से I0 यहां पे I0 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा √3/2, ये आपका √3/2 ये हो गया आपका। अब यहां पे तो सॉल्व करेंगे, I0 कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे, और ये जगह 4√3, तो ये भी जाएगा 4 × 3 और ये हो जाएगा, ये आपका कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा हूं मैं, 4I0/√3 साइन पाई/3, साइन पाई/3 क्या होता है, साइन पाई/3 आपका √3/2 हो गया, एंड यहाँ पे 4, इसको यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये पाई है, ठीक है करेक्ट है, ये हो जाएगा आपका 4, ये 4 कैंसिल, 3/पाई इसका आंसर आ रहा है, 3/पाई, तो 3/पाई क्या हो जाता है, 3/पाई आपका 0.955 इसका आंसर आ गया CDF, करंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यही आ गया, 0.955 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहां से जब CDF निकाल दिए तो अब पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे 0.5 × 0.955, ये होता है 0.5 × 0.955, तो यहां पॉइंट इंटू करेंगे 0.5 × 0.995, 0.478 इसका आ गया आंसर। तो यहां पे कौन ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, देखिए ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन जो यहां पे करेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपका फॉर्मूला से मैंने बताया, ये अगर आपको फॉर्मूला से मैंने यहां पे बता दिया, आपको प्रॉपर्ली फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर दिया, तो ये आपका आंसर क्या होगा, 6C ऑप्शन है। अब इसी को अगर हम पावर बैलेंस इक्वेशन से सॉल्व करें, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके, अगर जो नहीं बनाए होंगे, अगर इसको मैं अगर अब सॉल्व करना चाहता हूं किससे, मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा पावर बैलेंस इक्वेशन से। तो पावर बैलेंस इक्वेशन इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है बताइए, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होता है, क्योंकि यहाँ पे सारा आइडियल है, सारा स्विचेस जो है कंसीडर क्या करके चलते हैं हम लोग, आइडियल है, सारे स्विचेस जो है आइडियल है। तो कहाँ जो भी पावर इनपुट में जनरेट होगा डायरेक्टली वो ऑब्जर्व होगा किधर, पावर आउटपुट में ऑब्जर्व होगा, तो P इनपुट इक्वल टू P आउटपुट। तो आउटपुट पावर इक्वल टू क्या होता है, V0 × I0, हाईली इंडक्टिव लोड है, ठीक है, तो V0 × I0 हो जाएगा। तो अब यहां पे V0 I0 का अगर वैल्यू निकाल लेंगे और उसको, अब P इन क्या हो जाता है, इनपुट पावर का अगर बात करें 3 फेज पावर है, 3 फेज पावर है, तो √3 VL RMS लाइन RMS इंटू IL RMS या IS RMS, यही होगा ना, और cos phi, यही तो आपको निकालना है, ये होता है इनपुट पावर फैक्टर, ये कहा है इनपुट पावर फैक्टर, यही तो आपको फाइंड करना है, यही चीज आपको फाइंड करना है यहाँ पे, दिस वन आपको VL RMS IS RMS ये चीज आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ से V0 I0 पर देना है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपका यहाँ से आपको cos phi का वैल्यू निकल जाएगा। तो V0 का वैल्यू आपको पता है, कंटिन्यूअस कंडक्शन है, अल्फा इक्वल 60 डिग्री, तो क्या होता है 3 VML/पाई cos अल्फा,
ये होता है 3 VML cos अल्फा। यहाँ पे ये वी नोट कैसे आया देखते हैं, वी नोट का भी आप निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 VML cos अल्फा। तो वी नोट का फॉर्मूला जो होता है, वी नोट इज नथिंग बट, कैसे निकालेंगे हम लोग एवरेज वैल्यू, आपको पता होगा। आप यहाँ पे आपको 6 पल्स मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 6 पल्स मिलते हैं। तो आपको टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/2π/6 ये हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, 30 प्लस अल्फा से लेकर के 90 प्लस अल्फा तक। और VAV तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VML साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री और डी ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा V नॉट इक्वल टू 3 VML/π cos अल्फा। ठीक है, तो ये ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया हूँ 3 VML/π cos अल्फा। तो यहाँ से आपको V नॉट मिल गया। ठीक है, V नॉट नहीं, जैसे ही मिल गया आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 3 VML/π cos अल्फा। क्लियर यहाँ पे। और आई नॉट आपको पता है, आई नॉट इक्वल दिया हुआ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर दिया हुआ है। तो आउटपुट पावर निकाल सकते हैं यहाँ पे। आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, V नॉट इंटू आई नॉट। तो क्या हो जाएगा 3 VML/π cos अल्फा इंटू 10, ये हो गया आपका। और यहां पे आपको तो पुट कर दिया 3 इंटू VML क्या दिया हुआ आपको, 400 वोल्ट दिया हुआ है आपको। 400 वोल्ट क्या दिया हुआ है, ये आपका लाइन आरएमएस वैल्यू है, लाइन आरएमएस वैल्यू है, लाइन आरएमएस वैल्यू है। और हमको क्या चाहिए, लाइन पिक वैल्यू चाहिए, लाइन पिक वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 400√2, 3 इंटू 400√2 एंड डिवाइड बाय पाई कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा वैल्यू 60 डिग्री है, 60 पुट कर दीजिए इंटू 10। ये आपका यहाँ पे आउटपुट पावर आ गया, आउटपुट पावर आ गया। अब इनपुट पावर क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ही इनपुट पावर भी हो जाएगा। तो √3 और VL RMS लाइन RMS वैल्यू तो 400 एंड इनटू IS RMS क्या होता है, मैं अभी निकाल इसका बताया था। IS RMS क्या होता है, I नॉट इंटू √2/3, यही होता है ना, यही होता है I नॉट इंटू √2/3। तो आपको 10 इंटू √2/3 कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 इंटू √2/3 कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपका cos अल्फा cos 5 ये हो जाता है cos 5। अब दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, 3 इंटू 400√2/π cos 60। cos 60 क्या हो जाता है बताइए, 0.5 इंटू 10, ये हो जाएगा आपको। अब यहां पे क्या करना है, इस पूरा पोर्शन को इसको ले जाकर डिवाइड कर दीजिए। यहां से आपको cos 5 मिल जाएगा। तो cos 5 इज नथिंग बट, आप उसको सॉल्व करेंगे तो cos 5 आ जाएगा आपका 0.478, इसका यही आया डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है, CDF 2 तरीके से मैंने बता दिया, इसको 2 वे बताया आपको सॉल्व करने का। 2 तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करने को बताया। ठीक है, पहला मेथड था आपका करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर से, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर को यूज करके। तो वहां से पावर फैक्टर कैसे निकलता, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट वहां से पावर फैक्टर निकाल सकते थे। ठीक है, और उसको अगर आपको याद नहीं है तो पावर बैलेंस इक्वेशन लगाइए, P इक्वल टू P आउटपुट, तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर जो होता है 3 फेज सप्लाई दिए हैं, तो √3 VL RMS इंटू IL RMS इंटू cos 5, हमको यही फाइंड करना है। V नॉट इंटू आई नॉट आपको निकाल लेंगे। आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना, 10 एम्पियर दिया हुआ है। V नॉट का वैल्यू फॉर्मूला ये होता है 3 VML/π cos अल्फा। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो मैंने बता दिया कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये निकालने के बाद आपको इक्वेट कर दीजिएगा, बस काम खत्म। यहाँ पे cos 5 इक्वल टू आ जाएगा आपको कितना, 0.478। तो आपको ध्यान में रखना, 2 मिनट में मैंने बताया आपको, दोनों मिनट आपको ध्यान रखना कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रॉपर्ली कैसे इसको सॉल्व किए हैं। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, चलिए थैंक यू।